नाइन्थ क्लास के शेर और शेरनियों, आप सभी को राधे राधे। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल आप सभी का आपके अपने परिवार और आपके अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर पूरी ऊर्जा के साथ स्वागत करता हूं। मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतरीन हैं, जबरदस्त हैं, शानदार हैं। और मेरे मित्र, नाइन्थ क्लास की खास बात यह है कि नाइन्थ क्लास वाले मेरे शेर और शेरनियों में एक अलग ही पढ़ने की ऊर्जा होती है, एक अलग ही एनर्जी होती है। इतनी बात मेरे को बिल्कुल बढ़िया से पता है। और आपके बड़े भाई के रहते आपको कोई चैप्टर छेड़ दे, आपको कोई चैप्टर तंग कर दे, आपको कोई चैप्टर परेशान कर दे, भैया ये अपने को सहन नहीं होता है, अपने को बर्दाश्त होता ही नहीं है। बस उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक चैप्टर ऐसा है जो आप गर्दा मचा रखा है आपके इलाके में, इसी को लपेटेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को छील देंगे, निपोर देंगे पूरे चैप्टर को, और उसका नाम भैया है ग्रेविटेशन। सारी की सारी मलाई, मतलब भैया ऐसा निचोड़ चैप्टर का जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। इतने प्रिसाइज और इतने बेसिक इंपॉर्टेंट नोट्स आपको देने वाला हूं विद ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा के कि मजा आ जाएगा पढ़ के, बहुत भयंकर वाला। तो भैया बिल्कुल तैयार हो जाओ। रूल अपनी क्लास का वही है, नोटबुक पेन साथ में होना चाहिए, नोट्स साथ के साथ बनाते चलोगे, मैं कह रहा हूं आनंद की अलग ही अद्भुत प्राप्ति होगी, इतनी मेरी आपसे गारंटी है। बस रेडी रहो, फोकस रहो, चीजों को समझो, नोट करो, जहां पर दिक्कत हो, भैया समझ में नहीं आया, बड़े भैया आपको तुरंत बता देंगे मेरे भाई। तो तैयार हो समझने के लिए? बोलो हाँ तैयार है, एकदम बढ़िया से, बिल्कुल बढ़िया से। तो बस एक ही चीज की भैया मतलब कमी है, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। और क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हमने कहा एक एक कॉन्सेप्ट को छीलना है ग्रेविटेशन में। शुरू करें बिना किसी देरी के इस कॉन्सेप्ट को, बोलो एकदम तैयार हो सीखने के लिए, एक एक चीज समझने के लिए, और सारी की सारी मलाई लपेटने के लिए तैयार हो? एकदम भैया तैयार है, बस आप चालू करो। तो चालू करेंगे बिना किसी देरी के इस कॉन्सेप्ट को। मैंने कहा जब भी हम ग्रेविटेशन का नाम सुनते हैं या इसके बारे में सोचते हैं, तो मुझे ये बताओ, आपने बचपन से जब से इसके बारे में सुनना स्टार्ट किया होगा, आपके दिमाग में एक ही एग्जाम्पल आता होगा कि न्यूटन दद्दू हमारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। और कौन सा पेड़ था भैया? सेब का। सोच लो, इतने अमीर इंसान सेब के पेड़ के नीचे बैठते हैं, हम लोग तो बबूल के, नीम के पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोचो करा। तो भैया न्यूटन दद्दू सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक से उनके खोपड़िया पे एक सेब गिरा, और तब उन्होंने सोचना चालू किया। सोचो, ऐसा लग रहा है कि सेब बटन है, उनके दिमाग में थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। मतलब अजीब ही है, लेकिन फिर भी जो हमें बताया गया उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा एक सेब न्यूटन के ऊपर गिरा, तब न्यूटन ने सोचा कि यार ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार ऐसा इसलिए हो सकता है कि अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है, मैंने ऊपर उछाला, फिर नीचे आया, ये ऊपर उछाला, नीचे आया। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो कुछ दूर तक तो वो जाएगी ऊपर, उसके बाद जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब स्पीड एकदम कम हो जाएगी, तो फिर नीचे आने लगेगी। मतलब फाइनली उस करेगी क्या, वो ऊपर जाने के बाद आएगी कहाँ? नीचे ही। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। फिर उसको थोड़ा सा वाइड रेंज में ले गया कॉन्सेप्ट को कि क्या अर्थ अगर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है, तो क्या मून जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, सोचो अगर इतने स्मॉल ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्ट कर सकती है, तो जो उसके आसपास मून घूम रहा है यार, क्या उसको भी अट्रैक्ट करती होगी? और अगर अट्रैक्ट करती होगी तो कैसे अट्रैक्ट करती होगी? मून फिर उसके आसपास घूम क्यों रहा है? और सबसे बड़ी बात, अगर अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, तो जैसे ये मार्कर उसकी ओर गिर जा रहा है, मून उसकी ओर क्यों नहीं गिर रहा है? इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक्टिविटी जो आपके एनसीईआरटी मैया में दी गई है, समझेंगे। यहां पर एक लड़का बनाया गया है और बीच में थ्रेड है, ये हमने कहा थ्रेड है भैया, मित्र मेरे क्या है? ये थ्रेड है। और थ्रेड के एक तरफ मैंने बांध दिया स्टोन। अब सोचो, अगर मैं थ्रेड को पकड़ के ऐसे घुमाऊं स्टोन को, जूम, तो होगा क्या? स्टोन कुछ ऐसे घूमेगा, बताओ? ऐसे घूमेगा स्टोन? हालांकि मैंने बहुत तगड़ा सर्किल बना दिया है, भाई की ड्राइंग बहुत खतरनाक है। ऐसे घूमेगा? बताओ स्टोन घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अगर मैं थ्रेड को छोड़ दूं, सेंटर से छोड़ दूं थ्रेड को, तो क्या फिर भी ये जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा? कहेंगे नहीं भैया, जैसे ही थ्रेड को छोड़ूंगा वो स्टोन तो निकल के भाग जाएगा बाहर। तो अब अगर मून अर्थ के अराउंड घूम रही है, तो जस्ट ऐसे ही जैसे मैंने थ्रेड से बांध रखा है स्टोन को, ये मैंने कहा स्टोन है, अगर जैसे स्टोन इस सेंटर के, मैंने कहा ये मान लो सेंटर है, इसके चारों ओर घूम रहा है, कब तक?
जब तक थ्रेड को मैंने पकड़ के रखा है तब तक। अगर थ्रेड को छोड़ दिया तो भैया स्टोन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से जब मून अर्थ के अराउंड घूमता है तो एक फोर्स होता है जो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट किए है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में मेंटेन है। अगर ये फोर्स नहीं रहेगा, सोचो जैसे थ्रेड नहीं रहेगा तो मून भैया अपने ऑर्बिट से बाहर निकल के भाग जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि जब भी ये स्टोन सर्कुलर पाथ में है तो ये सर्कुलर पाथ में क्यों रह पा रहा है, क्योंकि जो थ्रेड है इसको होल्ड करके रखे है। अब जैसे जैसे ये घूमता है हर बार देखो इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले ऐसे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि ये जो थ्रेड है इसको अंदर की ओर थोड़ा सा खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है। थ्रेड क्या कर रहा है, स्टोन पर फोर्स लगा रहा है। और वो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, क्योंकि ये सेंटर पे बंधा हुआ है, थ्रेड को मैंने बांध रखा है, तभी तो स्टोन भैया सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अगर मैंने थ्रेड को छोड़ दिया तो स्टोन बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगा। अब यहाँ पे समझेंगे, ऐसा फोर्स जो ये सेंटर की ओर लग रहा है जिसकी वजह से स्टोन सर्कुलर पाथ में ही ट्रेवल कर रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं मेरे मित्र सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, ताकि आगे चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ध्यान यहां पर बना के रखो, एक एक चीज को समझते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने कहा कि द अट्रैक्टिंग फोर्स acting on a body moving in circular path। मैंने कहा कि ऐसा फोर्स जो भैया एक्ट कर रहा है कहां पर, बॉडी पर, और वो बॉडी कहां मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में। यहां पर देखो स्टोन कैसे चल रहा है, सर्कुलर पाथ में चल रहा है। अब स्टोन पर जो फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, स्टोन ऑब्जेक्ट हो गया, इस पर फोर्स लग रहा है, मूविंग बॉडी हो गया, इस पर फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, और वही जो फोर्स है उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। तो हमने कहा था अट्रैक्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है टूवर्ड्स, लगेगा कहां भैया, टूवर्ड्स सेंटर। कहां पे लगेगा, टूवर्ड्स सेंटर, इसीलिए यहां पे नाम देखो सेंट्रीपेटल है। सेंट्री का मतलब होता है भैया सेंटर की तरफ, समझ गए बात को। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं टुवर्ड्स सेंटर, इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। बात समझ गए। इसी के कारण ये जो स्टोन है वो अपनी मतलब सर्कुलर पाथ में ही घूम रहा है, इस ओर नहीं आ रहा है, और हर जहां जहां पर ये मूव कर रहा है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। दूसरी चीज क्या हो रही है, इसकी वजह से हो रहा है कि चेंज इन डायरेक्शन। क्यों भैया, डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं थ्रेड को छोड़ दूं तो सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा नहीं, अंदर की ओर फोर्स लगेगी नहीं, तो स्टोन बाहर चला जाएगा, तो डायरेक्शन तो भैया फिर यहाँ पे चेंज नहीं हो पाएगा। तो जब तक सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है तब तक डायरेक्शन में चेंज होता है, जिसकी वजह से दो चीजें होती हैं, एक तो चेंज इन वेलोसिटी होती है, इसकी स्पीड बदलती रहती है, चेंज इन वेलोसिटी। दूसरी चीज चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन। बोलो इतनी बात क्लियर है। मैंने कहा जैसे मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, उसको हमने थोड़ा सा एग्जांपल से समझा कि भैया अगर मैं थ्रेड से किसी ऑब्जेक्ट को बांध दूं, ऐसे घुमाऊं, तो ये जो थ्रेड है इसकी वजह से ही ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अगर मैं थ्रेड को काट दूंगा तो ये भाग जाएगा स्टोन। तो अब ये थ्रेड की वजह से, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में है, तो ये थ्रेड क्या कर रहा है, इसको अंदर की ओर खींच रहा है, जिससे ये बाहर नहीं भागने पड़ रहा है, वो अपना सर्कुलर पाथ में ही घूम रहा है। और यही जो फोर्स अंदर की ओर लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, सेंटर की ओर लग रहा है, उसी को सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से ही ये जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। देखो ऐसे सर्कल में स्टे कर पा रहा है, और उसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। और क्या चेंज हो रहा है भैया, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। यही रीजन होता है कि जब मून अर्थ के अराउंड मूव करता है, हमने कहा कि मून revolves around अर्थ ड्यू टू, अब बताओ अगर ये स्टोन छोटा सा ऑब्जेक्ट इस
के अराउंड घूम रहा है, किसकी वजह से, थ्रेड की वजह से। तो अब थ्रेड किसका काम कर रहा है भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाने का काम कर रहा है। तो मून भी इसी तरीके से, इसको वाइड रेंज में समझो कि मून भी इसी तरीके से रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड ड्यू टू कौन सा फोर्स, बोलो भैया जोर से, सेंट्रीपिटल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स की। क्लियर है बात, इतनी बात आपको ध्यान रखनी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की ही वजह से जो मून है वो अर्थ के अराउंड मूव कर पा रही है। क्लियर है, वो अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल पा रही। अब यहां पे समझेंगे जो हमने स्टार्ट किया था। हमने कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, हमने कहा किसी मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बॉडी है भैया, ऑब्जेक्ट है, मान लिया, हम तो मान के ही काम करते हैं भैया। ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहां पे भैया अट्रैक्ट हो रही है, नीचे की ओर, अर्थ है यहां पर, ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको। कब भैया, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो कहां आती है, नीचे आती है अर्थ की ओर। अब ये जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है ये केवल अर्थ ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा रही है, ऐसा मतलब बाद में कंक्लूड हुआ सारी चीजों को स्टडी करने के बाद कि दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। पूरे यूनिवर्स में जितनी भी छोटी सुई से लेके हाथी तक, मतलब माइक्रो से लेके मैक्रो तक जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यही जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है स्पेशल, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। भैया बस यहीं पर डेफिनेशन छापेंगे बिना किसी देरी के कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। ग्रेविटेशन बोल लो या तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोल लो। तो हमने कहा भैया क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत आसान भाषा में हम कहेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा भैया, अट्रैक्शन वाला। ध्यान रखना यहां पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। भैया इन तो लगाए नहीं, लो लगा दो, इन द यूनिवर्स इज नोन एज, या तो सीधे लिखो इज कॉल्ड, भैया अपना सबसे फेवरेट, इज कॉल्ड, बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स महाराज की जय हो। ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत सिंपल सी बात हमने की। इतना एग्जांपल समझने के बाद, जहां पे अट्रैक्शन वगैरह भैया पूरा एकदम समझा, उसके बाद हमने कहा जैसे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, तो ऐसा सभी ऑब्जेक्ट जितनी भी यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो सभी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। और वही जो फोर्स है अट्रैक्शन का, जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, उसी स्पेशल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। एक चीज और नोट बना के यहाँ पर छापेंगे और समझेंगे कि मान लिया हमने भैया ये अर्थ है, ठीक है, नीचे अर्थ है, हमने कोई भी बॉल ऊपर फेंकी और ऊपर गई जब, तो कुछ समय बाद तो नीचे आएगी, नीचे की ओर अट्रैक्ट हो रही है। जैसे यहां पर मैंने बनाया उसी को समझ लो यहां पर बना दिया। तो यार मुझे ये बताओ कि भैया जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, वो तो कहता है कि यार इक्वल फोर्स लगेगा। समझो बात को, हमने कहा वो क्या कह रहा है, इक्वल फोर्स लगेगा, मतलब जितना अर्थ इस पर फोर्स लगाएगी उतना ही बॉल भी अर्थ पर फोर्स लगाएगा। तो हमने कहा ये बॉल है और ये अर्थ है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन इट सेज दैट कि भैया दोनों बॉडी फोर्स इक्वल लगाएंगे एक दूसरे पे, ऑपोजिट फोर्स, इक्वल रिएक्शन होगा। तो मुझे ये बताओ कि अगर अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो बॉल भी तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा और दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो मुझे ये बताओ यार बॉल ही क्यों अर्थ की ओर मूव कर रही है, अर्थ इसकी ओर क्यों नहीं जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैंने अगर ये मार्कर को छोड़ा तो नीचे आ रहा है, अर्थ ऊपर क्यों नहीं जा रही है। भैया ये भी तो उतना ही फोर्स लगा रहा है उस पर। तो यहां पर रोल आता है भैया न्यूटन के सेकेंड लॉ का। समझेंगे सेकेंड लॉ के बारे में, ये चीज को समझाया गया इसके द्वारा कि न्यूटन का सेकेंड लॉ आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज टू एम ए। क्या पढ़ा है, F इज टू एम ए। और यहां पर अगर मैं ए का फॉर्मूला लिखूं तो ए का मतलब हो गया F अपॉन एम हो गया। अब जो भी वैल्यू नीचे चली गई, मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन से मास को थोड़ा सा जोड़ू तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब भैया सबसे पहले तो दिक्कत यहां पर आ गई कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक वैल्यू बढ़ेगी
तो दूसरी वाली कम होगी, और एक कम होगी तो दूसरी वाली बढ़ेगी। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन और मास आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं मास को बढ़ा दूंगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, और मास को घटा दूंगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को जरा यहां पर समझो। मुझे बताओ अर्थ और बॉल में से किसका मास ज्यादा है? हम कहेंगे भैया अर्थ का मास ज्यादा है और बॉल का मास कम है। मास कम है तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट हो गया भैया, मोशन में ही तो पढ़ा है एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब हो गया मूवमेंट। अब मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन ज्यादा कब होगा, ज्यादा कब होगा, जब मास कम होगा। मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा है, और एक्सेलरेशन कम कब होगा, जब मास ज्यादा होगा। तो भैया बताओ मास किसका ज्यादा है? कहेंगे बिना किसी शक के अर्थ का ज्यादा है। तो क्या अर्थ में मूवमेंट दिखेगी? भैया नो मूवमेंट। हम लोग मूवमेंट देख ही नहीं पाते अर्थ में, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बॉल, और बॉल का मास कम है, इसीलिए मुझे इसमें ही मूवमेंट दिखती है। इसमें ही क्या दिखेगी आपको, मूवमेंट दिखेगी, ड्यू टू वेरी लेस मास इन कंपैरिजन टू अर्थ। तो जब भी आपसे कोई बढ़ू या फिर कोई भी पूछे कि भैया ये बताओ कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, मान लो अर्थ और एक ऑब्जेक्ट कोई भी है, तो अर्थ की ओर ही ऑब्जेक्ट क्यों आती, अर्थ क्यों नहीं जाती? तो आप कहेंगे इट डिपेंड्स ऑन द मास। अगर जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है वो मूव करेगी उसकी ओर, हालांकि जिसका मास ज्यादा है वो मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो यहां पर सारी चीजें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताई। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि भैया कुछ नियम है जिस पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, जो पेपर में मैंने कहा 100% छपेगा ही छपेगा। पहले ये जो मलाई है इसको क्या कर लो, छाप लो, फिर उसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। लपेटो मेरे भाई। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स समझ गए हैं तो मेरे मित्र इसको समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। हालांकि इसमें मोहर लगा दो कि 100% एग्जाम में छपना तय है। मैंने कहा 100% लगाओ भैया, ऐसा टॉपिक ही है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का पूरा जड़ है ग्रेविटेशनल फोर्स का ये टॉपिक। अब यहीं से सारे फॉर्मूले बनना चालू हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट यहीं से चालू हो जाएगा। हमने कहा ग्रेविटेशन में हमने ये सीखा कि भैया एक ऐसा फोर्स जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, जिसकी वजह से एक दूसरे की ओर वो अट्रैक्ट होती है, उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है भैया, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा मान लो अपने पास दो ऑब्जेक्ट है। एक बड़ी ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैंने कहा भैया कैपिटल एम है, क्यों? क्योंकि बड़ी है तो इसका मास ज्यादा होगा। अब ये छोटी ऑब्जेक्ट, तो हमने कहा इसका भैया मास जो है वो स्मॉल एम है। बात क्लियर है? एकदम क्लियर बात है। इनके बीच में कोई डिस्टेंस है जहां से अट्रैक्ट होंगी, तो मैंने कहा डिस्टेंस को हमने बोल दिया है डी। क्या बोल दिया भैया? डी। अब हम सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट आपको समझाते हैं लिखकर कि व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी फिजिकल फिनोमिना होगा इस यूनिवर्स में, वो एक नियम के अनुसार चलेगा, किसी ना किसी रूल पर चलेगा, किसी ना किसी लॉ पे चलेगा। जैसे आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। तो हर कॉन्सेप्ट में, खासकर फिजिक्स में, कुछ लॉज होते हैं जिन पर वो काम करता है। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, तो पहली चीज, पहला लॉ आपको ध्यान रखना है, the gravitational force is directly proportional to product of the masses of two objects। इसका मतलब क्या है भैया, जरा हमें समझ नहीं आया, हिंदी में समझाओ। बिल्कुल समझाएंगे। हमने कहा कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी, उसमें पहला जो लॉ आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भैया है कि एक वैल्यू बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ गई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ये मास एक है, ये दूसरा मास है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का अलग अलग मास होगा, तो जो फोर्स है ग्रेविटेशनल का, फोर्स को हमने कहा एफ से डिनोट कर देंगे। एफ से डिनोट किया, दिस इज फोर्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? दोनों के मास के प्रोडक्ट के, मतलब कैपिटल एम स्मॉल एम। या तो इसको ये भी लिख सकते हो आप, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एम। इक्वेशन नंबर 1।
हमने कहा पहला ही नियम ये है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना। अच्छा भैया दूसरी बात क्या कही? दूसरी बात यह कहा कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यही ग्रेविटेशनल फोर्स, इज इनवर्सली, अब यहां पे बात आ गई इनवर्सली वाली, मतलब अब यहां पे सामने है, यहां पे 1 करके लिखना पड़ेगा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स। लो भैया बात यहां पे थोड़ी सी गहरी हो गई। पहला नियम ने ये कहा, पहला नियम ये कहता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। हमने कहा भैया अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, तो यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके भैया? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, हमने कहा बीच में डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? डी से। तो ये जो फोर्स है मेरे भाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 करके लिखेंगे डी के स्क्वायर के। बन गई क्वेश्चन नंबर 2। बोलो इतनी बातें क्लियर है? हमने कहा पूरा लॉ कहता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पर दो इक्वेशन बने, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। बात क्लियर है? अब दोनों को अगर देखोगे, दोनों को अगर देखोगे, हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कैपिटल M स्मॉल m और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। ये बात समझ में आई इन दोनों से कि भैया F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल M स्मॉल m मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है मेरे भाई तो एक कांस्टेंट आता है, और यहां पर जो कांस्टेंट आएगा वो है G, m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। हमने कहा पहला ऐसा फॉर्मूला जिससे न्यूमेरिकल बनेंगे आपके सामने है, आपके सामने है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू एम बड़ा वाला मास इंटू एम स्मॉल वाला मास अपॉन डी स्क्वायर। जहां पर हम बात करें अगर जी की, तो ये भैया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू सेम रहती है, कांस्टेंट है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि G विल बी ऑलवेज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी भैया, इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको, कभी एमसीक्यू में तो कभी न्यूमेरिकल में काम आ जाएगी। ध्यान रखना है बात को, बिल्कुल भैया ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं बात है। और इसको खोजा किसने? देखो मैं कहूंगा जी की वैल्यू को डिस्कवर किसने किया, कभी पूछ ले कि एनसीईआरटी में दिया है, तो डिस्कवर्ड बाय हेनरी, नाम देख रहे हो, कैवेंडिश। लो भैया ऐसा लग रहा है किसी मतलब टॉफी का नाम है, हेनरी कैवेंडिश। ये बात अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन मैंने कहा पेपर में 100% आता ही है कि भैया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। तो हम कहेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to the product of the masses of object and it is inversely proportional to the square of distance between them। जहां पर दो इक्वेशन बनी है, F directly proportional to product of masses और it is inversely proportional to distance के स्क्वायर के। यहां पर दोनों को कंबाइन किया तो ये इक्वेशन आई, और यहां पर इक्वेशन को हटा दिया हमने, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दिया, तो यहां पर कांस्टेंट आ गया G, जिसकी वजह से पूरा फॉर्मूला बन के तैयार होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, Gm अपॉन डी स्क्वायर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहा आपके सामने। क्या करो, मलाई भैया मैंने दी है, इसको क्या करो, लपेट दो बिना किसी देरी के। मैंने कहा पूरा का पूरा डेरिवेशन क्लियर है भैया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। और अगला सवाल जो आपसे बन सकता है वो ये बन सकता है कि इस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों जरूरी है भैया, why it is so important, what is the significance,
तो बिल्कुल भैया 2-3 सिग्निफिकेंस आपको याद रखने जो एनसीईआरटी मैया में दिए गए हैं कि सबसे पहले आप सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं होगा तो क्या प्लेनेट सन के अराउंड मूव कर पाएंगे? भैया अगर अट्रैक्शन का फोर्स ही नहीं होगा तो प्लेनेट तो कहीं और चले जाएंगे, वो कहीं और चला गया, अर्थ कहीं और चली गई, तो फिर रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरी वजह जिसकी वजह से हम अर्थ पे चल पा रहे हैं, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हैं, अर्थ पे खड़े हैं, अगर यहीं पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो हवा में उड़ते फिरेंगे, उड़ेंगे हवा में नहीं उड़ेंगे, तो ये भी जरूरी है। आप समुद्र में जो लहरें बनती हैं वो भी बनती है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये दो चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। हमने कहा पहली चीज क्या है भैया, दिस फोर्स बाइंड्स अस टू अर्थ। ये फोर्स हमें अर्थ से क्या करके रखता है, जोड़ के रखता है, बाइंड करके रखता है, ठीक है भैया। दूसरा, दिस फोर्स is responsible for movement of moon around the अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो मून घूम रहा है भैया, रिवॉल्व कर रहा है, वो इसी फोर्स की वजह से कर रहा है। और यहीं पर कॉन्सेप्ट हमारे ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सारे के सारे प्लैनेट कहां, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ड्यू टू ओनली दिस फोर्स। और यहां पर द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन द ओशियन। तो ओशियन में जो लहरें बन रही हैं, ये समुद्री लहरें जो बन रही है, वो भी किसकी वजह से बन रही है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही बन रही है। ये 2-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। मैंने कहा ये टॉपिक 100% छपना तय है, इसके लॉ और ये जो इंपॉर्टेंस है वो। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, जो बात चली गई है, तो हमने पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू Gmm/d²। अगर मुझे यहाँ पर जी की इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे भैया, जी को छोड़ करके बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। देखो डी इधर चला जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, और ये mm किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि G विल बी इक्वल टू F/d² अपॉन में m/m। तो ये इक्वेशन भी यहीं से बनी है, कहीं आपको देखने को मिल जाए तो डर मत जाना, बस इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं व्हेन इट टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब अगला जो कॉन्सेप्ट भैया इंपॉर्टेंट है मुहर लगा के, वो है फ्री फॉल। और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको जल्दी छापो तो बात करेंगे फ्री फॉल की, लपेटो जल्दी बस। मेरे मित्र अगला कॉन्सेप्ट जिसपे आपको मुहर लगानी है, छापनी है कि पेपर में गिरेगा ही गिरेगा, वो मेरे भाई है ये कॉन्सेप्ट फ्री फॉल। मैंने कहा इस पे मुहर मारो यार 100% की, लो लगा दिया ठप्पा भैया 100% का कि पेपर में गिरना तय है। टॉपिक ऐसा है भैया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने कहा बात करेंगे फ्री फॉल की, तो सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली बात तो उसकी डेफिनेशन पूछेंगे आपसे, या फिर एग्जाम्पल देकर के पूछेंगे कि हाँ फ्री फॉल का केस है कि नहीं है, और इसमें एक डेरिवेशन है बहुत तगड़ी वाली, वो समझते हैं क्या होता है। हमने कहा यार फ्री फॉल को जरा समझाओ, तो हमने कहा फॉल का मतलब क्या है, गिरना है। फॉल का मतलब क्या है, गिरना है। अब मैं एक चिरकुट सी बॉल ले आया हूं, एक देखो, हम लोगों ने भैया संडे को इसी से खेला क्रिकेट, बॉल गंदी है बिल्कुल। अब ये बॉल आपको मैं दिखा रहा हूं सामने से, अब मैं इसको अगर छोड़ूंगा, 1 मिनट मार कर रख लूं, पूरा इंतजाम करते हैं। बॉल को मैं छोड़ूंगा, नीचे आएगी, बोलो। मैंने यहां पर बॉल को सिर्फ छोड़ा है, धक्का नहीं दिया। ध्यान से देखना कि मैंने सिर्फ छोड़ दिया, इसको रिलीज कर दिया, नीचे गिर गई। क्या मैंने अपना फोर्स इस पे लगाया क्या भैया? क्या मैंने बॉल को ऐसे फेंका क्या? ऐसे नहीं फेंका, बॉल को सिर्फ मैंने छोड़ा है, यहां पर ऐसे छोड़ दिया। तो अब यहां पर देखो, बॉल को छोड़ा तो गिरी। फॉल का मतलब क्या है, गिरना, थोड़ा समझो। अब गिरी किसकी वजह से, क्या मेरे फोर्स की वजह से या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ के फोर्स की वजह से? तो आप कहेंगे भैया अगर आपने फोर्स नहीं लगाया तो बॉल तो अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए गिर रही है। बस यहीं पर आपने पकड़ लिया कॉन्सेप्ट को। हमने कहा भैया जब ऑब्जेक्ट गिरे, अर्थ की ओर गिरे, मतलब अट्रैक्ट हो, जहां पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, उस तरीके के फॉल को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। और फ्री का मतलब होता है कि भैया बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स से फ्री हो जाना। तो बहुत सिंपल सी और आसान सी डेफिनेशन मैं ये कहूंगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट
व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स अर्थ, भैया ई बना तो बड़ा नहीं तो नाराज हो जाएंगे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स अर्थ ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एक चीज और ध्यान रखना, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल। बहुत छोटी और आसान सी डेफिनेशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिरेगी वो केवल और केवल अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रही है, बिना किसी बाहरी फोर्स। अब मैं अगर इसको ऐसे फेंकूं अपना फोर्स लगा के, तब फ्री फॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा फोर्स लग जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन फ्री फॉल कहता है कि केवल ओनली मेरे भाई ये लाइन ध्यान रखना है, ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, केवल और केवल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसको हम फ्री फॉल बोलेंगे। जरा मैं अगर 2-3 एग्जांपल दूं, बताओ फ्री फॉल है कि नहीं है। अब मैंने कहा भैया फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, बताओ फ्रूट्स का गिरना फ्री फॉल है कि नहीं है। अब भैया फ्रूट जो गिरते हैं टूटने के बाद तो वो अर्थ के अट्रैक्शन से गिरते हैं, क्या कोई वहां पर पेड़ उनको नीचे फेंकता है क्या? ऐसा तो होता नहीं है। तो ये भी क्या है भैया? फ्री फॉल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, ये भी फ्री फॉल है। अब हमने कहा दूसरा, थ्रोइंग ऑफ बॉल फ्रॉम टेरेस, भैया छत से बॉल को फेंक रहे हैं नीचे, तो मुझे बताओ फ्री फॉल है क्या? अगर फेंक रहा है तो समझ लो कोई अपना फोर्स भी लगा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, तो वहां पर ये फ्री फॉल नहीं हो सकता। बस यही समझना है आपको कि यहां पर भैया कहेंगे नो फ्री फॉल। काहे लिए? क्योंकि भैया फ्री फॉल कहता है कि भैया मेरे पे केवल और केवल ग्रेविटेशनल दद्दू का ही काम चलेगा, मुझे कोई बाहरी मनुष्य की बाहरी एनर्जी की आवश्यकता नहीं, बाहरी फोर्स की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल और केवल इसके कहने पे चलूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कहने पे। समझ गए? सॉरी, उसी को बोलेंगे फ्री फॉल। अब यहां पर थोड़ा सा और इसको समझते हैं वाइड रेंज में। हमने कहा ठीक है भैया, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये गिर रही है किसकी तरफ? अर्थ की तरफ। हमने कहा ये हमारे अर्थ है भैया, एकदम सही बात है, अर्थ है। हमने कहा ये मान लो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का मास m है, छोटा m है, और अर्थ क्योंकि बड़ी है तो इसका मास हमने कहा m है। बोलो हाँ, एकदम सही बात है। अब अगर ये केवल और केवल फ्री फॉल में गिर रही है, इसका मतलब इस पे केवल कौन सा फोर्स लग रहा है? बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के ही इन्फ्लुएंस में, तब ये जो जैसे जैसे नीचे आती जाएगी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और इस पर लगेगा एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि स्पीड लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब जब फ्री फॉल में केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये जो एक्सेलरेशन है, यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो किसके कारण है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब है जो फोर्स अर्थ इस पर लगा रही है। अब इसीलिए ये एक्सेलरेशन बन जाता है जी। जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर इस केस में एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन को ए ना लिख करके हम लिखते हैं जी। क्या लिखेंगे भैया? जी लिखेंगे। ध्यान रखना, जी इज ओनली एक्सेलरेशन बट इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसी के कारण जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? जी है। तो अब यहां से दो चीजें समझो। पहली चीज तो ये समझो कि अगर इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये गिर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रहा है, तो पहली चीज तो क्या हो जाएगी? पहली चीज तो जो फोर्स इन पर लग रहा है वो क्या है? जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर है कि नहीं? बोलो इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है वो कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है।
और उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है भैया, अब ये भी तो समझो कि फोर्स कहीं पर हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू एम ए भी होता है कि नहीं होता? आपने पढ़ा भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कि फोर्स इज आल्सो इक्वल टू एम ए। तो अब यहां पर क्योंकि एक्सेलरेशन है, लेकिन जब फ्री फॉल हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या बन गया? जी बन गया है। तो हम ये कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 2। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा लगाओ स्टार और मुहर मार दो इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा वी नो दैट when two objects attract each other due to gravitational force, that force can be written as F is equal to g mm upon d square, and we also know that force is equal to mass into acceleration, और यहाँ पर acceleration क्या भैया? g है। g का मतलब क्या? acceleration due to gravity। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं फोर्स अगर इसके बराबर भी है और फोर्स इसके बराबर भी है तो क्या ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भैया mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। और यहां पर मास किसका लिया है? ध्यान रखना, ये जो मास हम लेते हैं वो ऑब्जेक्ट का ले रहे हैं, क्योंकि इसी की बात कर रहे हैं, इस पर जो फोर्स लग रहा है। अब देखो यहाँ पर छोटा एम से बड़ा, छोटा एम से छोटा एम कैंसिल हो गया, वो लोग कैंसिल हुआ कि नहीं? अब ये जो जी की वैल्यू आई है, जी की वैल्यू आई है वो आ गई है जी एम अपॉन में डी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज जरा नोटिस करो, क्या कहीं पे ऑब्जेक्ट के मास का कोई रोल है क्या? यहाँ पर जब जी की बात करते हैं तो केवल बड़ा एम है, मतलब अर्थ का मास है, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और डी है मतलब डिस्टेंस, या तो अर्थ का कह दो रेडियस। तो हम ये कह रहे हैं यार, जब जी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे, तो ये जो एक्सेलरेशन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है जब वो फ्री फॉल में होती है, तो ये जो एक्सेलरेशन है भैया ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये कौन बता रहा है? फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। तो हम कहेंगे the acceleration in free fall does not depend on ऑब्जेक्ट मास। लो भैया, ऑब्जेक्ट मास, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मैं छोटी सी सुई और एक हाथी को सेम हाइट से सेम पॉइंट ऑफ व्यू, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे छोड़ूंगा तो दोनों एक ही समय पर अर्थ को टच करेंगे भैया। चौंकने वाली बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि कह रहा है कि जब फ्री फॉल में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगी तो वहां पर एक्सेलरेशन लगेगा केवल और केवल अर्थ की वजह से, इस फोर्स की वजह से, उसको जी बोलेंगे। और जी की वैल्यू चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि g इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर, जहां पर ऑब्जेक्ट का मास कोई रोल ही नहीं कर रहा है। तो चाहे हाथी हो चाहे सुई हो, उस पर एक्सेलरेशन सेम लगेगा और वो उसी टाइम पर अर्थ पे टच करेगी। एक्सपेरिमेंट करके देखना आप, एक 5 किलो का बाट लेना और एक तो छोटी सी गोली ले लेना, दोनों को सेम हाइट पे छोड़ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं दोनों एक ही टाइम पे गिरेंगे। और ये एक्टिविटी मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी की, जो छोटा जी है इसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी कि जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो ऐसा यूनिट सेम रहेगी भैया। और कभी कभी आप इसको और जब न्यूमेरिकल में यूज करो, जब तक कहा ना जाए तो 10 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे आंसर आपका थोड़ा सा आसानी से आ जाता है, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट वैल्यू अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही टिक करना है, ये बात समझ लेंगे। मैंने कहा ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाया आज कसम से पेपर में आना मतलब तय है। ये जो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहेगा कि derive the equation of small g, या तो कहेगा what is the relation between small g and capital G। तो ये रिलेशन होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कैपिटल जी जो है, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जबकि जो स्मॉल जी है वो क्या है? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। समझे बात को? ये बात आपको क्या रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये जो मैंने बताया भैया मलाई इससे भयंकर कोई हो ही नहीं सकती। चैप्टर का टॉपिक 100% छपना है, इसको क्या करो, मलाई है लपेट दो बिना किसी देरी के, लपेटो। तो मेरे प्यारे साथियों, अब समझेंगे हम लोग मास और वेट का कॉन्सेप्ट। मैंने कहा कोई ऐसा एग्जाम नहीं गया आज तक जिसमें मास और वेट में डिफरेंस ना पूछा जाए।
और जब भी हम लोग मास और वेट के बारे में सोचते हैं हमें यही लगता है यार मास और वेट दोनों सेम है, जितना हमारा मास होगा उतना ही हमारा वेट होगा। लेकिन भैया यही पर राज की बात है कि मास होता है अलग और वेट होता है अलग। अच्छा मैंने दूसरी जैकेट पहन ली, ठंड बहुत है भैया क्या करें, जाड़ा लग रहा है पहन ली जैकेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें समझना है कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट एनी 3 डिफरेंस, राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। समझते हैं टॉपिक को बहुत बढ़िया से। अगर हम बात करेंगे भैया मास की, पहले इस पर ठप्पा लगा ले 100% का, एग्जाम में आना तय है, मैंने बोल दिया मलाई है तो फिर मलाई है। हमने कहा जब मास की बात करते हैं तो ध्यान करो, जब पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको मैटर इन अवर सराउंडिंग, ध्यान है, उसमें मैंने बताया कि भैया मास इज द मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये मेरे पास मार्कर है, इसमें जितना प्लास्टिक प्रेजेंट है ये वही इसका क्या है मास है। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर या जितना कंटेंट से वो बना है उसी को उसका मास कहते हैं। मुझे बताओ अब चाहे इस पेन को या फिर मार्कर को मैं यहां रखूं, चाहे मून पे रखूं, चाहे अर्थ के किसी कोने में रखूं, क्या ये प्लास्टिक कम होगा? भैया नहीं होगा, इतना ही रहेगा, इतना ही साइज रहेगा। तो मास बताओ क्या बदलता है? क्या नहीं बदलता। मतलब ये जो मैटर है वो इतना ही रहेगा, चाहे मैं यहां रखूं चाहे कहीं और रखूं। तो मास की दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले मास होता है, पहला पॉइंट, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, कह लो किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी में जितना मैटर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ मैटर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। और मास हमेशा सेम रहेगा, मास ऑलवेज रिमेन्स सेम। ये बात भी आपको बिल्कुल छाप के रखनी है कि मास कभी बदलेगा ही नहीं। अब भैया वेट क्या है, जरा सा पहले दोनों को समझ ले, फिर मैं इसके डिफरेंस आपको बढ़िया टेबल बना के लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा ठीक है भैया ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हमने रख दिया है जमीन पर, ऐसे जमीन पे रख दिया है। अब इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, तो हमने कहा भैया इसका मास मान लेते हैं m है। जब ऑब्जेक्ट फ्रीली रखी हुई है जमीन पर या फिर हम खड़े हैं जमीन पर, मेरा भी कोई ना कोई मास है। अब मुझे बताओ मेरे पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है जब तक मैं किसी चीज को टच नहीं कर रहा हूं, केवल अर्थ को टच कर रहा हूं। अब भैया जब किसी चीज का वेट आप करते हो या फिर तौलते हो तो क्या और किसी चीज से उसको धक्का मारते हो नीचे? नहीं भैया, उसको तराजू पे हम फ्रीली छोड़ देते हैं और इंतजार करते हैं कि वो वेट अपना खुद से देगा। और खुद से देने का मतलब है वो फ्री छोड़ा हुआ है, केवल और केवल अर्थ की ही वजह से वो नीचे की ओर क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। अब सोचो अगर कोई ऑब्जेक्ट केवल अर्थ की वजह से नीचे की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है अर्थ के नीचे की ओर, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोले, यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और किसी ऑब्जेक्ट में अगर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा तो वहां पर जो एक्सेलरेशन लगेगा, बिल्कुल जस्ट अभी बताया है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या लगेगा? जी लगेगा, जी लगेगा। मतलब अगर मास और एक्सेलरेशन साथ में काम करेंगे तो यहीं पर ये बन जाता है वेट। क्या बन जाएगा भैया? वेट बन जाएगा। मतलब यहां पर मास के साथ साथ मास एंड एक्सेलरेशन बोले तो यहां पर ग्रेविटी दोनों साथ में होंगी तो वो क्या कहलाएगा भैया? वेट कहलाएगा। इसलिए जब हम वेट अपना नापते हैं तो मशीन पर ऊपर खड़े होते हैं। सोचो मशीन को खोपड़ी पे रख के नापे वेट, कितने बेवकूफ लगेगा? वो बेवकूफी होगी, क्योंकि भैया वेट हमारा कब आएगा? जब उस पर हम खड़े होंगे, मेरा वजन जो है वो नीचे की ओर अर्थ खींचेगा, उसी हिसाब से मशीन मेरा वजन बताएगी। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है? मेन मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, जो भी मास है, और मास पे अगर ग्रेविटी लगने लगे, नीचे की ओर फोर्स लगने लगे केवल अर्थ द्वारा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। तो अब इसी की मोटी मोटी बातें यहां पर टेबल बना के लिख रहा हूं। आपको क्या करना है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है राइट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। देखो मैं सारा आपको कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर कर दे रहा हूं एकदम तगड़े तरीके से, बहुत ही तगड़े तरीके से। हमने कहा जब भी हम डिफरेंस लिखते हैं क्या बनाते हैं? प्यारी सी टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे भैया मास और एक तरफ लिखेंगे वेट, सजा के बढ़िया बिल्कुल भौकाल अंदाज में हमने लिख दिया मास और वेट। पहला पॉइंट इधर जाएगा, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, समझ पा रहे हैं ना? जो यहां पर लिखा है उसी को छाप रहा हूं, प्रेजेंट इन अ बॉडी, किसी बॉडी में जितना मैटर प्रेजेंट है भैया उसी को क्या बोल रहे हैं? मास बोल रहे हैं। एकदम सिंपल और सत्य बात है। वेट की जब बात करेंगे, पहला पॉइंट यहां पे क्या बनेगा? वेट
इज अ डाउनवर्ड फोर्स, एक तरीके से कह सकते हैं डाउनवर्ड फोर्स है ये, नीचे की ओर लग रहा है ना, देखो डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स बाय अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एनी मास। किसी मास पर जो डाउनवर्ड फोर्स होता है मेरे मित्र, जो ग्रेविटी की वजह से केवल लगता है किसी मास पर, उसी को हम लोग बोलते हैं वेट। समझ गए दोनों कॉन्सेप्ट, ये मैटर है जितना प्रेजेंट है, और ये डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, उसके मास पे काम कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं वेट का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो ये फोर्स है भैया, एक तरीके का मैंने कहा फोर्स है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, बोलो हाँ, और फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ पर ए क्या लग रहा है, जी लग रहा है, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा एम जी। तो हम ये लिख सकते हैं कि वेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एम इंटू जी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एम इंटू जी कर सकते हैं, जहां पर जी की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी का मास मुझे पता हो तो मैं उसका वेट निकाल सकता हूं। मान लो मेरा मास भैया है 4 kg, तो वेट कैसे निकालूंगा, वेट हमारा mg हो जाएगा, और mg का मतलब हो जाएगा मास हमारा 4 है और g की वैल्यू 9.8 लेनी है। तो सोचो 4 8 जा 32, 3 आगे कैरी, और 4 9 जा 36, 36 में 3 जोड़ दिया कितना आ गया, 39.2 न्यूटन। क्यों भैया न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है, और फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, कंफ्यूज नहीं होने का। तो अब यहाँ पे समझेंगे दूसरा पॉइंट, क्या मास बदलेगा। अब देखो आपने सुना होगा अलग अलग प्लेनेट की ग्रेविटी अलग अलग होती है, अर्थ पे ग्रेविटी अलग है, जुपिटर की ग्रेविटी अलग है, क्योंकि सबका मास अलग अलग है। तो सोचो वेट अगर यहाँ पर 9.8 है तो दूसरा आएगा, किसी और प्लेनेट पे जाओगे तो ग्रेविटी अलग हो जाएगी, तो वहां पर वेट दूसरा आएगा। मतलब वेट भैया ग्रेविटी के हिसाब से क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन मास पे कोई असर नहीं पड़ता। हम कहेंगे मास ऑलवेज रिमेन्स सेम। तगड़ी बात कि मास भैया हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन वेट की जब बात करेंगे तो वेट चेंजेस ड्यू टू ग्रेविटी। और वेट भैया ग्रेविटी की वजह से क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा। जिस प्लेनेट पे जितनी ग्रेविटी, उसी के हिसाब से उसका वेट अलग अलग आता रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट का। बहुत सही बात, शानदार बात। तीसरा, अब मुझे बताओ मास पर क्या किसी डायरेक्शन का असर पड़ रहा है क्या। मैंने यहाँ पर प्लास्टिक ये पेन रखी हुई है, तब भी इतना ही मास है, नीचे रख दूंगा तब भी उतना है, कहीं भी रख दूंगा, मतलब मास पर किसी डायरेक्शन का लेना देना नहीं है। तो मास विल बी कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। तो हम कहेंगे मास इज एन, या तो इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन को कोई लेना देना नहीं है। क्वांटिटी, एक मिनट, क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन वेट भैया आपको पता है ये डाउनवर्ड फोर्स है, मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स है, नीचे की ओर ही लगेगा। तो जिसमें डायरेक्शन भी आ जाए और वैल्यू भी आ जाए, मैग्नीट्यूड भी, वो कौन सी क्वांटिटी बन जाती है, कहेंगे गुरुजी वेक्टर क्वांटिटी। तो हम कहेंगे वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। अब देखो तीसरी बात क्या है, एसआई यूनिट मास की क्या हो जाएगी, हम कहेंगे एसआई यूनिट ऑफ मास। मास को नापते किस में है भैया, इज केजी। ध्यान रखना है कि मास के एसआई यूनिट क्या होती है, नापने का तरीका, नापने का मेजरमेंट का जो यूनिट होता है वो केजी होता है। लेकिन वेट की जब बात करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। बोलो भैया, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। हमने कहा कि मास इज डिनोटेड बाय एम, मास को एम से डिनोट करते हैं, एंड वेट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, और जहां पर हम ये लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो दीज आर मेन 1 2 3 4 5 डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। मैंने कहा भैया लगाओ स्टार और इसमें मुहर मार दो, 100% की पेपर में आना तय है, और यही पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। एनी 3 एनी 4, 5 लिखवा दे, कोई भी 3 मेन याद करके काम चला लेना, नंबर आपको पूरे देने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी क्या है, गारंटी है। मेरे भाई क्या करो, मैंने कहा चैप्टर की केवल मलाई निकाल के दे रहा हूं, बस आपको छापना है, समझना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लपेट दो जल्दी से, टॉपिक अगला डिस्कस करेंगे।
तो मेरे भाई आओ पूरा गेम समझते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी फ्लूइड में डाला जाएगा तब वहां पर प्रेशर का क्या रोल होगा और फोर्स लगेगा तो कैसे लगेगा, यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा है फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब क्या होता है। देखो भैया फ्लूइड का मतलब होता है ऐसी मैटर या फिर ऐसा सब्सटेंस जिसमें होती है फ्लोइंग की प्रॉपर्टी, जो फ्लो कर सकते हैं, या तो कह सकते हो फ्लोइंग प्रॉपर्टी के साथ जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया, फ्लूइड बोल सकते हैं। इसका मतलब से दो चीजें आ जाएंगी, गैस भी फ्लो कर सकती हैं एंड लिक्विड। तो जितनी भी सब्सटेंस जो गैसियस फॉर्म में होती है और लिक्विड फॉर्म में होती है वो सभी क्या कहलाती हैं, फ्लूइड कहलाएंगी। इतनी बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे समझते हैं, मान लो ये यहाँ पर पानी भरा दिया हमने, लिक्विड ले लिया फ्लूइड में, और यहाँ पर पानी हमने बॉल फेंकी, छपाक से बॉल फेंकी हमने, ये पानी भरा हुआ। अब मुझे ये बताओ, जब आप बॉल फेंकते होंगे या फिर पानी में कूदते हैं तो पहले आप अंदर जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि नीचे से भी धक्का लग रहा है। बोलो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ होगा। आप बॉल फेंकते हैं, अब भैया बॉल डूब भी सकती है, लेकिन किस केस में भी बताने वाले। लेकिन पहले क्या होता है, जब आप बॉल को फेंकते हैं तो बॉल नीचे जाएगी, ऊपर वाला फोर्स लगेगा, लेकिन लिक्विड भी नीचे से क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो हर फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो हर एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो उस ऑब्जेक्ट पर भी नीचे से फोर्स लगाएगा। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर ये फोर्स लगा रहा है, ये भैया फोर्स हमने कह दिया किसका है, ऑब्जेक्ट का है, तो लिक्विड भी नीचे से क्या करेगा, इस पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ये लिक्विड का फोर्स है, और ये फोर्स कैसा होता है भैया, अपवर्ड फोर्स होता है। और ये कैसा फोर्स है भैया, डाउनवर्ड फोर्स है। क्यों, क्योंकि नीचे की ओर लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स है। तो हमने कहा एवरी फ्लूइड हैज अ प्रॉपर्टी टू एक्सर्ट प्रेशर और फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट जो भी इसके अंदर डाली जाएगी। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है भैया, प्रॉपर्टी ऑफ एनी फ्लूइड टू एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड, इमर्स्ड का मतलब होता है डुबोया गया, इन इट इज नोन एज, मैंने कहा बहुत भौकाल चीज लिखवा रहा हूं आपको, ब्योयंसी लो। एक और बड़ा आपके सामने आ गई, हमने कहा ब्योयंसी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है हर लिक्विड की जिसकी वजह से ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो इस पर डुबाया गया है उस पर क्या लगाता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है। तो हमने कहा प्रॉपर्टी ऑफ एनी फ्लूइड टू एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट, इमर्स्ड का मतलब होता है इसमें जो डुबाया जाएगा उस पर जो अपवर्ड फोर्स लगेगा उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, ब्योयंसी बोलेंगे। और ये जो अपवर्ड फोर्स लगता है इसी को एक्चुअली बोलते हैं ब्योयंट फोर्स। और आपसे पूछा जाएगा ब्योयंट फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, कहेंगे भैया हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा लिक्विड के द्वारा। क्लियर है बात। तो हम कहेगा ब्योयंट फोर्स क्या है, तो हम कहेंगे द अपवर्ड फोर्स, द अपवर्ड फोर्स exerted by fluids is known as buoyant फोर्स। समझे बात, इसी को क्या बोलते हैं भैया, ब्योयंट फोर्स बोलते हैं। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे जिसके बारे में हमने बात की। अब आपने देखा होगा यार कुछ ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हो तो वो लिक्विड में डूब जाती है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी होती है जैसे प्लास्टिक की बॉल है, उसको फेंकोगे तो पानी में नहीं डूबेगी। लकड़ी का गट्ठर फेंकोगे तो पानी में नहीं डूबेगा, वहीं पे लोहे का कोई सामान फेंकोगे तो पानी में डूब जाएगा। इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो यहाँ पर समझेंगे साइंस ऑफ या कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक एंड फ्लोट। भैया कौन सा ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगा और कब सिंक करेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके दिमाग में पहले तो यह आएगा जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा और जिसका वेट कम होगा वो ऊपर आ जाएगा। चलो ठीक है, मैंने आपको एक बड़ा सा गट्ठर आयरन मतलब वो गट्ठर दिया लकड़ी का, बड़ा सा भयंकर वाला। मैंने कहा भैया लो, बड़ा सा गट्ठर दिया, ये गट्ठर मतलब एक तरीके का लकड़ी का बड़ा सा गट्ठा दिया, और ये छोटी सी आयरन नेल दे दी। ये मैंने कहा वुड है। समझो बात को, अगर आपका मानना है कि मास ज्यादा होता है जिसका वो डूब जाएगा, जिसका कम होगा वो नहीं डूबेगा, तो मैंने कहा वुड है, यहाँ पर आपको दिख रहा है बड़ा सा गट्ठर, और ये जो आयरन नेल है वो छोटा सा है। मुझे बताओ कि अगर आप दोनों को पानी में फेंकोगे तो कौन सा तैरेगा कौन सा डूबेगा, इसका मास तो ज्यादा है, इसको डूब जाना चाहिए।
इसका मास कम है, इसको नहीं डूबना चाहिए। लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है कि भैया ये तो तैरता है लेकिन ये क्या होता है, डूब जाता है। ये तो फ्लोट करेगा और ये क्या हो जाएगा भैया, डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यही तो समझ रहे हैं। इसका मतलब मास से इसका कोई लेना देना एक्चुअली में नहीं होता, होता है, लेकिन यहां पर केवल मास का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाकर इसका आंसर नहीं कर सकते हैं। यहीं पर एंट्री मारता है कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होता है, मास पर वॉल्यूम होता है। यहां पर कॉन्सेप्ट आता है डेंसिटी का। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट तैरेगी कब और डूबेगी कब, तो आंसर आप क्या देंगे, आप कहेंगे पहली केस, इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, या तो कह दोगे लिक्विड, कि भैया जिसकी जो ऑब्जेक्ट हम लोग फेंक रहे हैं उसकी डेंसिटी अगर लेस है, कम है भैया, किससे, वाटर की डेंसिटी से, जिसमें वो डूब रहा है, जिसमें उसको हमने फेंका है, डूब नहीं रहा है, जिसमें फेंका है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट विल सॉरी ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। भैया क्या होगा, इस केस में तैर जाएगी। लेकिन इसी का उल्टा अगर हो जाएगा कि इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन लिक्विड, देन इट विल सिंक, इट विल सिंक। तो हमने कहा, आपको मैंने दी दो चीजें, प्लास्टिक बॉल, ठीक है, और दूसरा हमने दे दिया आयरन नेल। दोनों बताओ कौन सा डूबेगा कौन सा तैरेगा, और रीजन के सहित हम कहेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लास्टिक बॉल की जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक बॉल, वो होगी कम, किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसीलिए क्या हो जाएगी भैया, फ्लोट करेगी, तैरेगी। और यहीं पर जब आयरन नेल की बात करेंगे तो इसकी डेंसिटी, जो नेल की डेंसिटी होगी, वो ज्यादा होगी, किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो आंसर आपको हमेशा डेंसिटी के हिसाब से देना जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा सिंक और फ्लोट वाला। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है कि प्लास्टिक की बॉल हम फेंकते हैं वो तैर जाती है, वहीं पर लोहे की कोई सामान फेंकते हैं तो वो डूब जाती है। तो आप कहेंगे जो लोहा होता है उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, इसलिए वो डूब जाता है, और जो हमारा प्लास्टिक होता है उसकी डेंसिटी पानी से कम है, इसलिए वो क्या होगा, तैरेगा। क्लियर है, इसको छापेंगे। और भैया लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है आर्किमेडीज प्रिंसिपल, उसको छापेंगे और खत्म करेंगे और चैप्टर हो जाएगा अपना खत्म। पहले इसको क्या करो, मलाई है, छाप दो, लपेट दो। समझेंगे मेरे भाई चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट, जहां पर हम समझने वाले भैया आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने भैया, एक मैथमेटिशियन भी थे बहुत भयंकर वाले। उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, जब ये प्रेशर इन लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा यार कि आप खुद इमेजिन करो, मान लो एक ग्लास ले लो फुल ऑफ वाटर से। ये स्टेटमेंट समझने से पहले, ये तो एनसीईआरटी मैया में दी गई, उसको मैंने छापा है, अब मैं अपनी भाषा में इसको समझाऊंगा। पहले मैं जो कह रहा हूं उसको इमेजिन करो। मैंने कहा मान लो आपके पास एक गिलास है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है, लग रहा है गिलास, चलो मान लिया गिलास है भैया, और अच्छा बना देते हैं थोड़ा सा। ये भाई की ड्राइंग बहुत तगड़ी है, पाषाण काल वाली ड्राइंग है लेकिन तगड़ी है। मैंने कहा इसमें पानी फुल भरा हुआ है, ये भैया टक 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 पानी फुल भरा है, लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड, यहाँ पर ही पानी फुल भरा हुआ है, बिल्कुल एकदम जगह नहीं भैया किसी चीज की, कोई जगह नहीं है, बहुत जगह है, कहाँ जगह है, कोई जगह नहीं है। तो हमने कहा इसमें भरा है भैया वाटर, और इसमें भरा हुआ है वाटर। अब मुझे ये बताओ कि मान लो इसमें मैं इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट डालता हूं, ये आयरन बॉल है, और यहां पर मैं इतना बड़ा आयरन बॉल डालता हूं, ये भी आयरन बॉल है, आयरन बॉल है, बस साइज का अंतर है। मुझे बताओ अगर इसको मैं पानी में डालूंगा इसमें, और इसको भी पानी में डालूंगा, तो पानी बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा बाहर, पानी भैया बाहर गिरेगा क्योंकि जगह ही नहीं थी। अब ये जाएगा तो पानी को डिस्प्लेस कर देगा, यहां पर भी पानी बाहर आएगा। बस आपको मुझे ये बताना है किस केस में पानी ज्यादा बाहर आएगा।
आप कहोगे यार छोटा बच्चा ही बता देगा कि जिसका साइज बड़ा होगा, वेट बड़ा होगा, उसका वो ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर पाएगा, ज्यादा पानी निकाल पाएगा। बिल्कुल सही बात है भैया कि इस केस में वाटर विल फॉल मोर, और यहां पर हम कहेंगे लेस वाटर विल फॉल, लेस वाटर विल फॉल। बस भैया और कुछ नहीं है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही है। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। हमने कहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, इमर्स्ड का मतलब होता है जब डुबोई जाती है, ये इमर्स कर रहे हैं हम लोग। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, ये फ्लूइड है, लिक्विड या गैस कोई भी फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड में जब भी किसी बॉडी को डाला जाएगा, इमर्स किया जाएगा, डुबाया जाएगा, भैया इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। मैंने अभी बताया आपको कि जब भी किसी बॉडी को लिक्विड में डालेंगे उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। मुझे बताओ उस फोर्स का नाम क्या होता है? क्या गुरु जी भी बताया आपने? ब्यूयंट फोर्स होता है। को क्या बोलते हैं भैया? ब्यूयंट फोर्स बोलते हैं। जब भी किसी बॉडी को लिक्विड में डाला जाएगा इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। बस सिंपल सी बात ये कह रहा है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उस पर उतना ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगेगा, और जितना इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। सिंपल भाषा में अगर कहूं कि जितनी बड़ी चीज पानी में डुबोई जाएगी वो उतने पानी को डिस्प्लेस कर देगा, उतने पानी को बाहर फेंक देगा। बोलो बात सत्य है कि नहीं सत्य है? अब यहाँ पर आयरन बॉल भैया इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा भारी है तो ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगेगा। इस पर कम लगेगा, तो जितना फोर्स इस पर लग रहा है, जितना फोर्स इस पर लग रहा है, वही डिसाइड करेगा कि कितना पानी बाहर जाएगा। तो ये भैया पूरा का पूरा हो जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर है बात? बहुत आसान भाषा में और बहुत शुद्ध भाषा में हम कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है, अपवर्ड फोर्स बाय लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। बस सिंपल सी बात है कि जितना अपवर्ड फोर्स लगेगा उस पर उतना ही वेट डिस्प्लेस हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट भैया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसका वो पूछा जाता है, एक तो स्टेटमेंट पूछी जाती है आपसे और फिर एग्जांपल देगा भैया इसका वेट इतना है, मास इतना है, तो बताओ कितना पानी बाहर आएगा। तो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना ही लिक्विड क्या होगा? बाहर आएगा। अब बात फंसती है इसके न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, इसके मैं 10 या 5 बेस्ट न्यूमेरिकल निकाल के डाल दूंगा। किसी की मतलब क्षमता नहीं कि उससे बाहर आपको न्यूमेरिकल दे दे, उस कॉन्सेप्ट से बाहर न्यूमेरिकल दे दे। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट और तरीका करने का नहीं बदलेगा, इतनी मेरी आपसे क्या है गारंटी है। तो ये वीडियो देखने के बाद एकदम बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। जहां पर नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स खुला है आपके ही लिए, वहां पर कमेंट करके बोल देना। और हाँ, अगर मजा आ गया है पढ़ने में, समझने में मजा आ गया मेरे शेर और शेरनियों, तो कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। और हाँ, वीडियो पे लाइक कर देना, मुझे मोटिवेट कर देना। इस चीज में कंजूसी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, नहीं बर्दाश्त की जाएगी। छोटे भाई बहनों डांट फटकार लगा दूंगा, एक बड़े भाई का प्यार है। तो भैया ऐसे ही रिवीजन करते रहेंगे, धुआंधार कंटेंट, एकदम चीजें बहुत आसान बना के आपके सामने लाता रहूंगा। ऐसे ही प्यार करते रहो, मजेदार तरीके से पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।